मुसलमानों की तुलाई हुई है, जाटों की तुलाई हुई है, किसान आंदोलन में पहलवानों की तुलाई हुई है, अब दलितों का नंबर है। जब तक ये पिटेंगे नहीं, जब तक सुधरेंगे नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि अभी वर्तमान में एक बार मोदी सरकार फिर आए। 2024 आने वाला है, तो क्या लग रहा है कि 2024 में जो बहुजन है वो किस ओर है? देखिए, कटु सच्चाई है, बहुजन समाज ने ही 2014 में बीजेपी को बनाया था। दूसरी बार भी बहुजन समाज के लोग ही बीजेपी को बनाए हैं और अब तीसरी बार भी जिस तरीके से आकलन किया जा रहा है ज़मीनी स्तर पर, जो विपक्ष है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उससे लगता है तीसरी बार भी यही बहुजन समाज बीजेपी को फिर केंद्र में लाएगा। लेकिन लगातार जो माहौल है, लगातार वो उसको पीटा जा रहा है, उसके हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन बहुत स्पीड से चल रहा है इस देश में। तो कहीं ना कहीं जो संविधान में उसको रिजर्वेशन था वो भी खत्म होता जा रहा है। उसके बावजूद भी अगेन फिर से बीजेपी को बहुजन समाज वोट देगा, तो ये तो देखिए 2014 से पहले अगर हम अपने अस्तित्व को, बहुजनों के अस्तित्व को देखते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, वो इतने प्रखर रूप से बोल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस देश के अंदर जो मीठा जहर चलाया था, बहुजनों को लगता था कि कांग्रेस उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन क्या कांग्रेस ने 60-65 साल में बहुजनों के लिए कोई विशेष काम किया? और वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है वो जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों की, जैसा कि आपने अभी कहा कि उनकी पिटाई हो रही है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। 2014 के बाद से जो सामाजिक क्रांति, खासकर सोशल मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा, आप जैसे भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जब खबरें निकल कर जा रही हैं तो बहुजन समाज की आवाज़ें भी उठ रही हैं। अभी से पहले बहुजन समाज दबी आवाज़ों में या कहें कि कस्बे तक ही खबरें सीमित रहती थी। आजकल जो खबरें हैं वो वर्ल्ड वाइड हो जाती हैं। तो बहुजन मीडिया का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसा कि आपने सवाल किया कि पहले नहीं होता था, अब होता है। हम तो ये चाहते हैं कि अभी वर्तमान में एक बार मोदी सरकार फिर आए। मुसलमानों की तुलाई हुई है, जाटों की तुलाई हुई है, किसान आंदोलन में पहलवानों की तुलाई हुई है, अब दलितों का नंबर है। जब तक ये पिटेंगे नहीं, जब तक सुधरेंगे नहीं। दलित तो हिंदू है ना? कहाँ दलित हिंदू है? 1931-32 में गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के सामने बैठकर इन हिंदू नेताओं की पैंट, जो धोती पहनते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटेन में खोली थी जाकर। दलित वर्ग, खासकर सर्वहारा वर्ग हिंदू नहीं है। अब आप चद्दर ओढ़ के दूसरे का छाता ओढ़कर घूमते रहो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। हिंदू आपको हिंदू नहीं मानता। अब तो मजबूरी हो गई है कि हिंदू दलित भाई भाई, दूसरी जाति कहाँ से आई? अगर हम हिंदुओं के मंदिरों में, खासकर ब्राह्मणों के मंदिर में अगर इस सर्वहारा समाज को, दलित समाज को जगह नहीं देंगे तो उनकी जेब कैसे चलेगी? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप सोचिए, एक पंडा जो छठी फेल है वो एक IAS PCS के बच्चे का नामकरण कर रहा है। बच्चा तेरा पढ़ाया लिखाया तेने, शादी की तेने, पोता पैदा हो गया, नाम करेगा उसका छठी फेल पंडित। और वो भी पंडित जो अंगूठे से तिलक कर रहा है उस बच्चे का। तो ऐसी क्या व्यवस्था थी भाई? ये वही व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था, जिसकी वजह से इस ब्राह्मणी व्यवस्था को लोग दुत्कारने लगे हैं। अब वर्तमान में जब इनकी पिटाई हुई है, बीजेपी सरकार ने बताया है कि तुम दलित हो, तुम चमार हो, तुम जाट हो, और कहीं ना कहीं हर जाति को उन्होंने बता दिया है कि तुम ये हो लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो। बहुत सारे मुसलमानों ने भी घर वापसी की है, लेकिन किसमें घर वापसी की आप समझ सकते हैं। क्या मुसलमान हिंदू धर्म में आके ब्राह्मण बन पाया? क्या मुसलमान हिंदू धर्म में आके क्षत्रिय बन पाया? क्या मुसलमान हिंदू धर्म में आके त्यागी धर्म ग्रहण किया था, क्या वो त्यागी बन पाया? आखिर में उसको वापस दोबारा मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ा। तो ये वो धर्म है जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे चतुर्वर्णीय व्यवस्था, कि ये 4 मंजिली इमारत है जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय है, तीसरे नंबर पर वैश्य है, चौथे नंबर पर शूद्र है। ये वो व्यवस्था है जिसमें वर्ण तो हैं लेकिन सीढ़ी नहीं है। लोग एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते हैं। इस व्यवस्था को हमें, ये व्यवस्था ऐसी थी सीधी, इस व्यवस्था को मनोहर काशीराम साहब ने ऐसे लिटा दिया।
ना कोई ऊपर क्षत्रिय बचा, ना कोई ऊपर ब्राह्मण बचा, ना कोई वैश्य बचा। जब ये लाइन सीधी की जगह गिर गई तब इनको चिंता है कि हमारी वर्ण व्यवस्था खराब हो जाएगी। तब इनको लगा कि अब इस वर्ण व्यवस्था को हमें दोबारा बनाना चाहिए। तब इन्होंने सरकार बनाई और आप जैसे लोगों ने इनकी सरकार बनवाई, दलित समाज ने इनकी सरकार बनवाई, बहुजन सरकार ने समाज बनवाई। और अब जब पिट रहे हो तो काहे क्यों कर रहे हो भाई? जब पिट रहे हो तो काहे क्यों कर रहे हो? पिटो। और मैं तो चाहता हूं कि एक बार बीजेपी सरकार और आए, इनके अधिकार फिर खत्म हो, संविधान में नए अमेंडमेंट हो और इनको पता चले कि ये संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी था, जिसके लिए आज ये रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुजनों के हक मारी को लेकर आज आंदोलन किया जा रहा है। क्या कहेंगे अभी बहुजन समाज की जो दशा है, कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा था बहुजन जो 21वीं सदी है बहुजनों की होगी जी, और 2014 से पहले ऐसा लग भी रहा था। लेकिन जो पार्टियां हैं बहुजन समाज की, चाहे बीएसपी हो, बहन जी हो, जो जिस तरीके से खामोश हैं, क्या कहेंगे उसके? इसको खामोशी नहीं कह सकते। शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे जाता है, फिर वो स्पीड पकड़ता है। इसको हम खामोशी नहीं कहेंगे, इसको आने वाले 2024 का बवंडर कह सकते हैं। आप देखिए जिस तरीके से सारा विपक्ष लामबंद हुआ है। बेशक वो वर्तमान में केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है जो भी बोलेगा वो सीधा अंदर जाएगा, सीबीआई, आईडी, ईडी उसके पीछे लग जाएगा। इसीलिए वो खामोश हैं और खामोश होकर अपना काम वो कर रहे हैं। अभी आप देखिए इतना बड़ा संगठन बना है इंडिया के नाम से, उस नाम को इतना मतलब विभत्स करने की कोशिश वर्तमान में केंद्र सरकार कर रही है कि इंडिया नाम के ऊपर ना तो वो केस कर सकते हैं, इंडिया नाम को ना तो वो बदनाम कर सकते हैं। अब देखिए, अब विपक्ष बोल रहा है चक दे इंडिया को चक देंगे। अब आप देखिए कि इंडिया के नाम से इतना खौफ है वर्तमान सरकार में कि एक एफआईआर दर्ज भी इस नाम के ऊपर करवा दी गई है। सर क्या कहेंगे, जंतर मंतर पे इतना बड़ा हुजूम भीम आर्मी का रहा जी, उसके बाद भी आकलन कर रहे हैं कि 2024 में बीजेपी आ सकती है। देखिए, भीम आर्मी जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके लिए हम लोगों ने जब चंद्रशेखर जेल नहीं गए थे, हमने 21 मई को पहला आंदोलन किया था। उसके बाद 18 जून को हमने दूसरा आंदोलन किया था जिसमें चंद्रशेखर की माई थी। वो अपने आप में ऐतिहासिक आंदोलन थे। परसों का आंदोलन भी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक रहा है, लेकिन हम उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस भीड़ के अंदर 15 से 18 साल के लगभग, अगर 2 लाख की भीड़ का आकलन हम करते हैं तो 50,000 वो बच्चे थे जो 15 से 18 साल के थे, जिनके वोट ही नहीं है। अब जब आपकी वोट नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे? आप कैसे ये दावा कर लेंगे मात्र 2 लाख आदमी को इकट्ठा करके कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना लेंगे, दिल्ली में सरकार बना लेंगे? क्या आपकी रणनीति है? क्या आपका ज़मीनी स्तर पर काम है? आप कह रहे हैं मंडल पर हमारा काम है, बूथ लेवल पर काम है, कहीं दिखे तो सही। बहन जी इतने वर्षों से राजनीति कर रही हैं, उनका बूथ जब पिछले दिनों शून्य हो सकता है तो ये तो नई पार्टी है। इसको खड़ा होने में, बहन जी को खड़ा होने में 35 साल लगे थे, अभी तो इन्होंने चलना सीखा है। 30-35 साल हो जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। आरएलडी तो साथ में है ना, समर्थन किया है। नहीं, वो तो देखिए पूरा विपक्ष इस समय साथ में खड़ा है, उनको अपने अस्तित्व का खतरा है। आरएलडी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। माननीय बहन जी ने कह दिया है कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, हम इकलौते अकेले लड़ेंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने इशारों में कहा है कि जो लोग अभी बाहर हैं वो कल संसद में जाएंगे। नहीं, उनका कहना भी सही है, क्या पता वो पर्दे के पीछे रणनीति बना रहे हो। कुछ लोग ऐसे जो रूठे हुए हैं उनको मना लें। सम्राट गुरु राजा साईं जी शक्ति चमत्कार देखे 9 घंटे में, काम की पूरी गारंटी। जब है समाधान तो क्यों हो परेशान, समस्या बताओ समाधान पाओ, 100% गारंटी के साथ हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। वशीकरण मुटकरनी एक सच्चाई है, आजमा के देखें। अगर आपका बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी कहने में ना हो तो फोन अवश्य करें। जैसा चाहोगे वैसा पाओगे।